बांग्लादेश में 17 साल बाद बीएनपी रिटर्न्स। जी हां, तारिक की सुनामी इस वक्त पूरे बांग्लादेश में देखने को मिल रही है और बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी की 17 साल बाद वापसी हो रही है। तो कल हुआ मतदान और मतगणना अब लगातार है जारी। नतीजों में तारिक रहमान की बीएनपी को भारी जीत मिल गई है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार बीएनपी को 209 सीटों पर जीत हुई है, तो वहीं जमात इस्लामी को सिर्फ 69 सीटों पर ही जीत मिली है। बीएनपी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। कल मतदान हुआ जिसमें महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार फिर से बांग्लादेश की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि कहीं ना कहीं अब वो बदलाव चाहते हैं और बांग्लादेश का विकास चाहते हैं, और यही वजह रही कि कल मतदान में भी बांग्लादेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि इस बार आवामी लीग को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो बड़ा फायदा है वो बीएनपी को मिला है। तारिक रहमान जो कि लंदन में रह रहे थे, 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी करते हैं और अब उनका आना कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है, क्योंकि बीएनपी की 17 साल के बाद वापसी हो रही है। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सरकार बनाने का दावा बीएनपी ने कर दिया है। सीटों की आप बात देखिए, यहां पर हम आपको बता रहे लगातार 209 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करती हुई बीएनपी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, ढाका से हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल देखिए, कल मतदान हुआ, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, ये संदेश दिया कि वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और देखिए, मतगणना जब शुरू हुई तो उसमें बीएनपी को लगातार बढ़त मिल रही थी और अब बम्पर जीत हासिल करती हुई बीएनपी। क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल जिया, देखिए बीएनपी ने धमाकेदार वापसी की है बांग्लादेश की राजनीति में। अब तक 209 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल कर ली है और यह जानकारी बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर नतीजों का ऐलान करना बाकी है। 69 सीटों के आसपास जमात इस्लामी का गठबंधन रुक गया है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश बांग्लादेश की जनता ने दिया है कि जो कट्टर सोच रही है उसको हरा दिया है। खास तौर पर बांग्लादेश की महिलाओं और युवाओं ने जमात के खिलाफ जाकर बीएनपी को वोट किया है। एक बड़ी खबर यह भी रही, कल भी हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि अवामी लीग के समर्थक क्या करेंगे। अवामी लीग के समर्थक बीएनपी के साथ पूरी तरह से चले गए इस चुनाव में, क्योंकि अवामी लीग यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, क्योंकि उन्हें जमात इस्लामी गठबंधन और बीएनपी गठबंधन में से किसी एक को चुनना था। तो अवामी लीग के समर्थक भी बीएनपी के साथ ही यहां पर जाते हुए नजर आए हैं। हिंदू मतदाताओं ने यहां पर बड़ा संदेश दिया है। बीएनपी के साथ मेजॉरिटी में हिंदू मतदाताओं ने वोट करते हुए यहां पर दिखाई पड़े हैं और कुछ बड़े संदेश आए हैं। खास तौर पर जमात इस्लामी के जो सेकंड नंबर के नेता रहे वो अपना चुनाव हार गए। एनसीपी में जो नेशनल सिटीजन पार्टी रही उसके एक ऐसे नेता रहे जो अपना चुनाव हार गए। 27 साल के यहाँ पर थे, बहुत बड़े चेहरे था एनसीपी जो छात्र आंदोलन था उसका, लेकिन उसके बाद भी वो अपना चुनाव यहाँ पर हार गए। हालांकि नाहिद इस्लाम अपना चुनाव जीते हैं जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, पर बहुत सारे संदेश इस बांग्लादेश चुनाव से निकल कर आ रहे हैं कि बांग्लादेश की महिलाओं ने, जिन्हें इस बात का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, नौकरियां नहीं कर पाएंगी, जो उनके अंदर आशंकाएं थी, जो डर था, उस डर के खिलाफ जाकर उन्होंने यहाँ बीएनपी को वोट किया है और बीएनपी अब सत्ता में वापसी कर रही है। 2001 में आखिरी बार बीएनपी ने बांग्लादेश में सरकार बनाई थी। 2001 से लेकर 2006 तक खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि उस समय जमात इस्लामी भी बीएनपी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन 2006 के बाद से बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता में नहीं आ पाई। 2014 के चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। 2024 के आम चुनावों में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था। अवामी लीग ने सरकार बनाई थी, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। और अगर हम मौजूदा परिदृश्य की बात करें, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य बांग्लादेश में है उसमें बीएनपी का जीतना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अगर जमात इस्लामी सत्ता में आती तो भारत के लिए थोड़ी
चिंताजनक खबर रहती, लेकिन बीएनपी का सत्ता में आना भारत के लिए वर्तमान परिदृश्य में एक अच्छा संदेश माना जाएगा, क्योंकि भारत ने बीएनपी के साथ भी अपने जो मेल जोल थे वो बढ़ाए थे। आपको याद होगा जब खालिदा जिया का निधन हुआ उस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यहां उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश लेकर वो पहुंचे थे, जो कि तारिक रहमान को सौंपा था। तो बीएनपी इस समय एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही साथ जिया रेफरेंडम जो हुआ था जनमत संग्रह, उसके भी थोड़ी देर में नतीजे सामने आएंगे, लेकिन देर रात तक जो हमें जानकारी मिली थी, अधिकतर बांग्लादेश के नागरिकों ने हाँ के पक्ष में वोट किया था, यानी वो जनमत संग्रह यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और जनमत संग्रह में अधिकतर संख्या हाँ वालों की है। और अगर ऐसा है तो तारिक रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें उन संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए संसद से कानून लाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और ये उनका वादा भी रहा है। तो ये कहा जा सकता है जनमत संग्रह के पक्ष में भी बांग्लादेश की जनता गई है और इसके साथ ही साथ बीएनपी को एक बड़े अंतर से यहाँ पर चुनावी जीत हासिल कराई है। जमात इस्लामी का पाकिस्तान की तरफ झुकाव किसी से छिपा नहीं हुआ था। किस तरह से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध जमात इस्लामी ने किया था। शेख हसीना जब भी बांग्लादेश की सत्ता में रही, जो जमात इस्लामी के नेता रहे या उनकी पार्टी रही, उन पर समय समय पर प्रतिबंध भी लगाया था, शफीकुर रहमान को जेल भी भेजा था। और अब यहाँ पर बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी यानी तारिक रहमान की ओर रुख किया है और देखना यही होगा कि अब से जब थोड़ी देर में चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर नतीजों का ऐलान होता है तो यह आंकड़ा कहां जाकर क्या शेड्यूल अभी बताया जा रहा है विशाल? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी कि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से क्या कुछ ऐलान और कब किया जाएगा, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी है? साथ ही साथ शपथ ग्रहण को लेकर क्या कोई तारीख निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में कोई जानकारी विशाल? देखिए जिया, चुनाव आयोग सुबह 10 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बीएनपी पार्टी से जुड़े जो सूत्र हैं वो यह दावा कर रहे हैं कि 17 फरवरी को बांग्लादेश में तारिक रहमान नई सरकार का गठन कर सकते हैं। आसपास के देशों से भी लोगों को बुलाया जाएगा। तो अपने आप में तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं, चाहे क्योंकि अभी थोड़ी देर में चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जो रुझान सामने आए हैं 200 से ज्यादा सीटों पर, अब तक के आंकड़ों में 209 सीटों पर बीएनपी की जीत हो चुकी है। जमात इस्लामी 69 सीटों पर ही रुक गई है उनका पूरा गठबंधन। एनसीपी जो कि छात्रों का संगठन था, जिसने शेख हसीना के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसे 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। उसके कई बड़े नेता अपना चुनाव हार गए हैं, यानी युवाओं ने भी एनसीपी का साथ नहीं दिया, जो उस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा थे। युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में बीएनपी के साथ यहां पर जाती हुई नजर आई है और उस वजह से ही बीएनपी बड़े बहुमत से यहां पर सरकार बना रही है। आवामी लीग की अगर हम बात करें विशाल, क्योंकि आवामी लीग की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लोकतंत्र का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक तरीके से ही इन चुनावों को कराया गया। आवामी लीग लगातार ये जो आरोप है वो लगाती रही है। अब क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है आवामी लीग की तरफ से विशाल? देखिए, आवामी लीग इस पूरे चुनाव को ही अलोकतांत्रिक बता रही है, गैर कानूनी बता रही है। आवामी लीग इन चुनावों को यहाँ पर ये कह रही है इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हुए हैं। आवामी लीग की तरफ से ये बयान बीती रात जारी किया गया था, लेकिन क्योंकि आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ था, आवामी लीग ये चुनाव नहीं लड़ पाई है। इस बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच ही यह मुख्य मुकाबला रहा है। आवामी लीग इस पूरे चुनाव को ही गैर कानूनी बता रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि बीएनपी जब नई सरकार गठन करने जा रही है तब आवामी लीग की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अभी दुनिया भर की प्रतिक्रिया भी सामने आनी है। अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि बांग्लादेश में तारिक रहमान का युग शुरू हो रहा है। तारिक रहमान ने शफीकुर रहमान के जमात इस्लामी गठबंधन को हरा दिया है और बीएनपी गठबंधन अब बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है। 209 सीटों पर जीत हासिल किया है। तमाम
बड़े वादे यहाँ पर तारिक रहमान की तरफ से इस चुनाव में किए गए थे। क्या अब बांग्लादेश में जो रिफॉर्म की बात हो रही थी, जो वादे तारिक रहमान की तरफ से किए गए थे, उनके ऊपर भी चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, उन्हें जल्द से जल्द बहुत बड़ी चुनौतियां यहाँ पर तारिक रहमान पर हैं और अपने वादों को किस प्रकार से वो धरातल पर उतारते हैं, कैसे पूरा करते हैं और जनता को संतुष्ट कर पाते हैं या फिर नहीं, इन पर हमारी नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि 10 बजे के आसपास चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आधिकारिक ऐलान और आंकड़ों को लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी की 17 साल बाद वापसी हो रही है। आप जानते हैं एक बम्पर जीत यहां पर बीएनपी को मिल रही है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार अगर हम बात करें तो बीएनपी ने 209 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि जमात इस्लामी को सिर्फ 69 सीटें ही मिली है। बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यह बोल दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनने जा रहे, लगभग तय है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है, राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। एबीपी न्यूज के पास सब्सटेंटिव मोशन की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलीभगत के आरोप लगाए गए, राहुल पर असंसदीय मर्यादा अपनाने का भी आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज देखिए, जो बजट सत्र का पहला सेशन है उसका आखिरी दिन है और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार है। इसके पहले एक बड़ी खबर ये कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है, राहुल गांधी के खिलाफ ये सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दिया गया है। राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है। अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आए हैं कि जो उन्होंने तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया गया है, उसको लेकर नेता विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी के नेता पहले भी मांग कर चुके हैं और अब निशिकांत दुबे ने सौंप दिया है नोटिस। सब्सटेंटिव मोशन की जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो एबीपी न्यूज के पास है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार राहुल पर राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलीभगत के भी आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं के आधार पर यह सब्सटेंटिव मोशन का जो नोटिस है वो दिया गया है। राहुल पर असंसदीय मर्यादा अपनाने का आरोप भी लगाया गया है। ये नोटिस की आप कॉपी देख रहे हैं और हाइलाइटेड वर्जन में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर राहुल पर असंसदीय मर्यादा अपनाने का आरोप लगाया गया है और जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल पर राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलीभगत के आरोप इस लेटर के जरिए लगाए गए हैं, जो कि सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस है। लगातार देखिए सदन के अंदर घमासान जारी है, संग्राम जारी है। बजट सत्र के पहले सेशन का आज आखिरी दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। ट्रेड डील और राहुल गांधी के पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष और सरकार में बहसबाजी लगातार जारी है। उधर राहुल गांधी को लेकर संसद में घमासान हो रहा है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीस है। हम लोग तो बिना नियम के, बिना रूल के कुछ काम नहीं करते। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी का जिस प्रकार का चरित्र रहा है, वैसा व्यक्ति देश की संसद में नहीं होना चाहिए। भारत विरोधी तत्वों के साथ जैसे वो मिलते हैं, जब डोकलाम होता है उसी समय वो म्यांमार में जाकर के रहते हैं और चाइना के डेलीगेशन से मिलते हैं,
हर वह काम करते हैं जो एक देश विरोधी व्यक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति का लोकसभा में रहना ही उचित नहीं है। तो देखिए, बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है। ऐसे में आज भी सदन के अंदर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ट्रेड डील और राहुल गांधी के मुद्दे पर जारी आज भी रह सकता है हंगामा। निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। लगातार लोकसभा राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान हंगामा हो रहा है और ऐसे में आज भी लोकसभा के अंदर जब कार्यवाही शुरू होगी तो हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कई गंभीर आरोप यहां पर सरकार पर लगाए जा रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। तो वहीं विपक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर भी एक बार फिर सरकार को घेर सकता है और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। कहा है कि एफआईआर करें, प्रस्ताव लाएं, हम लड़ते रहेंगे, सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। ऐसे में आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर भी हमारी नजर रहेगी। और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। शहर शहर आग की दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर आइए आपको दिखा देते हैं मुंबई से, जहां के नेवल डॉकयार्ड में भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से यहां हड़कंप मच गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली मुंबई की तस्वीरें। शुरुआती जानकारी के अनुसार यहां पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस आग में सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अफरा तफरी और दहशत का माहौल जरूर देखने को मिला। आग लगने की सूचना मिली दमकल विभाग की टीम को। तुरंत दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की दूसरी घटना की तस्वीरें आपके सामने पंजाब के होशियारपुर की है, जहां पर एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। राहत की बात, ये दोनों ही जो घटनाएं घटी हैं इसमें सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, कोई भी घायल नहीं हुआ है और दोनों ही घटनाओं में आग पर काबू पा लिया गया। दोनों ही घटनाओं में लगातार जांच की जा रही है कि आखिर ये आग इतनी ज्यादा विकराल कैसे हो चली। और क्योंकि एक पेंट फैक्ट्री आप देख रहे हैं होशियारपुर में, जहां पर केमिकल रखा हुआ था और पूरा सामान जलकर खाक हो गया। केमिकल बहुत ज्यादा अंदर फैक्ट्री में था, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और धुआं आप देख रहे हैं। धुएं में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा कि लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं और इस आग की घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। जिस जगह पर आग लगी वो मुंबई का ऐतिहासिक लैंडमार्क गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 10:15 बजे डॉकयार्ड परिसर के भीतर सर्वे यार्ड के भवन में लगी। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिसका वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें आग की भयावहता साफ तौर पर देखी जा सकती है। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि जैसे ही खबर मिली नौसेना के आला अधिकारी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 5 फायर जेटी भेजी गई थी, जिन्होंने समय रहते आग बुझाने का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन आग लगी कैसे, इसका पता फिलहाल नहीं चला है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज है 5वां दिन और आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम योगी का संबोधन होगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी संबोधन आज विधानसभा के अंदर होने जा रहा है। विधानसभा के सत्र का आज 5वां दिन है। बजट सत्र के 5वें दिन आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम योगी का यह संबोधन आज होने जा रहा है। किन बातों का वो जिक्र करते हैं इस पर नजर आएगी। साथ ही साथ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी आज विधानसभा के अंदर संबोधन होगा। और बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है आज और पटना की कोर्ट में जमानत याचिका पर यह अहम सुनवाई होगी। पप्पू यादव ने कई मामलों में दायर की है जमानत याचिका। गुरुवार को पटना की कोर्ट में नहीं हो सकी थी सुनवाई, लेकिन राहत मिलेगी या फिर नहीं, सुनवाई के बाद ये स्पष्ट होगा। सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है पटना की कोर्ट में। जमानत याचिका जो लगाई पप्पू यादव के द्वारा, तमाम मामलों में उन्होंने जमानत याचिका दायर करवाई और गुरुवार को पटना की कोर्ट में दरअसल सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज सुनवाई में क्या कुछ होता है यह देखना होगा।
तो पप्पू यादव ने कई मामलों में जमानत याचिका दायर की है। राहत मिलती है या फिर नहीं, ये देखना होगा। गुरुवार को पटना की कोर्ट में दरअसल सुनवाई नहीं हो पाई थी। सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। पटना की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कई मामलों को लेकर उन्होंने दायर की है जमानत याचिका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नोएडा की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। नोएडा में बेकाबू कार नाले में जा गिरी। कार के नाले में गिरने का वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। कार चालक को शराब खरीदने की दरअसल बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी और इसी चक्कर में ये जो कार है वो नाले में जा गिरी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें। नोएडा में बेकाबू कार नाले में जा गिरी। कार के नाले में गिरने का वीडियो वायरल भी अब हो रहा है। कार चालक को शराब खरीदने की जल्दबाजी थी, वो इस कार से बाहर निकलकर शराब खरीदने के लिए गया था, लेकिन कार आगे फिसलते हुए नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार के ड्राइवर को शराब खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि जहां गाड़ी को पार्क किया है उसके आगे एक नाला है। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके दुकान से शराब खरीदने चला गया। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहां उसने गाड़ी खड़ी की है वहां हल्का सा ढलान है। जब तक कार का ड्राइवर वापस आया, कार का अगला हिस्सा नाले में जा चुका था। आसपास के लोगों की मदद से जैसे तैसे कार को नाले से बाहर निकाला गया। यहाँ एक बार फिर प्राधिकरण की लापरवाही देखने को मिली। जिस नाले में कार गिरी वो नाला काफी दिनों से खुला बताया जा रहा है। बहरहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये घटना फेज 3 के सेक्टर 70 में पड़ने वाले बसई गांव के पास की बताई जा रही है। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के जबलपुर में बुलडोजर वाली कार्रवाई का उस वक्त सवाल उस पर उठने लगे जब एक दुकानदार की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अधिकारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान कपड़ा व्यापारी मंटू अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिजन और स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है, जिनका आरोप है कि अतिक्रमण हटाने आए अधिकारियों ने जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न किया और अचानक पहुंचकर दुकान खाली करने का दबाव डाला, जिससे मानसिक तनाव बढ़ा। परिवार का दावा है कि इसी दबाव के चलते मंटू अग्रवाल को दिल का दौरा पड़ा। प्रताड़ना की मौत है और कार्रवाई जिनने ये प्रताड़ना की है वो साक्ष्य आपके पास मौजूद है। वहीं मंटू की मौत से गुस्साए व्यापारियों और मृतक के परिजनों ने शव को रखकर थाने का घेराव किया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन समझाने बुझाने की कोशिश करता रहा। ऊपर वाले से डरे, न्याय से ऊपर वाले से डरे। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके परिवार के साथ होगा। ये चक्कर है जीवन का, घूमते जरूर आएगा। आप न्याय की बात करें। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन व्यापारी की मौत के बाद ये पूरी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। और अब एक अहम खबर आपको हम बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज नए प्रधानमंत्री ऑफिस यानी कि सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण भी करेंगे। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिसेज होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालय के ऑफिस में नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरीट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है और आज यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। सेवा तीर्थ जाने से पहले पीएम मोदी यहां केंद्रीय कैबिनेट की एक विशेष बैठक भी करेंगे, यानी कि साउथ ब्लॉक में होने वाली यह आखिरी बैठक होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय आज शिफ्ट हो जाएगा सेवा तीर्थ में। आज ये जो पीएमओ है उसकी शिफ्टिंग का कार्य हो जाएगा और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थ में संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय भी इसमें होगा। तीर्थ
सेवा तीर्थ के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय भी इसी में होगा। आपको बता दें कि इसमें नए ऑफिसेज बनाए गए हैं और साउथ ब्लॉक में जो बिल्डिंग है इसमें आज आखिरी कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। शाम 4 बजे का वक्त होगा जब साउथ ब्लॉक में ये आखिरी बैठक होगी। इसमें क्या कुछ होगा, कर्तव्य भवन 1 और 2 के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। इस बिल्डिंग में वित्त मंत्रालय का ऑफिस भी होगा, शिक्षा रक्षा मंत्रालय का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में बनने जा रहा है। यहीं से अब जो कामकाज है वो शुरू किया जाएगा और आज इस नाम का यानी कि सेवा तीर्थ नाम का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी इसी बिल्डिंग में होगा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी इसी बिल्डिंग में होगा और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री आज करने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के ऑफिसेज भी इसी बिल्डिंग में होने जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय का भी काम अब यहीं से होगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय का ऑफिस भी यहीं पर बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो नए ऑफिसेज है कर्तव्य भवन 1 और 2 में बनाए गए हैं और आज जो शिफ्टिंग का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम में बैंक्वेट हॉल में लगी आग लगने से धू-धू कर जले सामान। कुछ ही दूरी पर है एयरफोर्स का आयुध डिपो। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं जहां पर एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। उसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई है निकलकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी बिल्डिंग यहां पर जलकर खाक हो गई है। ये बैंक्वेट हॉल जहां पर सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का आयुध डिपो भी कुछ ही दूरी पर है। 2 घंटे मशक्कत यहां पर फायर फाइटर्स को करनी पड़ी और उसके बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग कैसे लगी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ देर बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम का ये बैंक्वेट हॉल जहां पर भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर है एयरफोर्स का आयुध डिपो भी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन जैसे ही ये आग लगी, आग की लपटें ऊंची ऊंची नजर आई उठती हुई। लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। फायर फाइटर्स को सूचित किया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। और दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में असद गैंग के 3 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हुए। तीनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी सफलता भी यहां पर मिली है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और घायल बदमाशों का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में असद गैंग के 3 बदमाश घायल हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल बताए जा रहे हैं और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर दिल्ली पुलिस ने की है। उस जगह की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। लंबे समय से इन बदमाशों की तलाश कहीं ना कहीं पुलिस को थी और ये जो तीनों बदमाश हैं वो असद गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर हुआ, जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और तीनों बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ। बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने यह धमकी दी थी। वॉइस नोट भेजकर दरअसल रणवीर सिंह को यह धमकी दी गई थी। उसके बाद से उनके घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। धमकी भरे वॉइस नोट के बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी और मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह खुलासा किया है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने यह धमकी दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।